हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। अब ये हमारा पार्ट 2 है। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के कर रहे हैं। यूपीएससी और ऑल स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में आपको ये काफ़ी मदद देंगे। स्टेट पीसीएस एग्जाम में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत जगह अगर आप देखेंगे स्टेट पीसीएस वाले यूपीएससी जैसा पैटर्न लेके आए हैं और वैसे क्वेश्चंस डालते हैं। सो इट विल हेल्प यू, आप खुद को अलाइन कर पाएंगे। प्लस आई हैव 6+ years ऑफ एक्सपीरियंस टीचिंग एनवायरनमेंट, इकोलॉजी एंड साइंस एंड टेक टू यूपीएससी एंड स्टेट एस्पिरेंट्स, सिविल सर्विस एग्जाम एस्पिरेंट्स। तो चलिए ठीक है, जल्दी से हमारा पार्ट 2 करते हैं। बाकी दिस इज़ माई टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम, जहाँ पे आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। I'll read this question for you. In the context of WHO air quality guidelines, consider the following statements. The 24-hour mean of particulate matter 2.5 should not exceed 15 micrograms per cubic meter of air, and annual mean of PM 2.5 should not exceed 5 microgram per cubic meter. ठीक है, सो ये स्टेटमेंट 1 है। तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है जानना WHO एयर क्वालिटी गाइडलाइंस क्या हैं, क्यों आई हैं और वो क्या कहती हैं। इन द ईयर ऑफ हाईएस्ट लेवल्स ऑफ ओजोन पोल्यूशन अकरिंग ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ इंक्लीमेंट वेदर। अब देखो, अगर आपको इंक्लीमेंट वर्ड का मतलब नहीं पता तो भी ये क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है, तो वोकैबुलरी भी कहीं ना कहीं आपकी अच्छी होनी चाहिए। PM10 कैन पेनिट्रेट द लंग बैरियर एंड एंटर द ब्लड स्ट्रीम। एक्सेसिव ओजोन इन द एयर कैन ट्रिगर आस्थमा। तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए इसका क्या सही आंसर है। करेक्ट आंसर है इसका बी, 1 और 4 स्टेटमेंट जो है वो ठीक है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये 4th स्टेटमेंट है। अब हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में डिटेल में। देखो, WHO एयर क्वालिटी गाइडलाइंस जो हैं, ये सबूत जब हमें कोई किसी चीज़ का मिलता है ना, एविडेंस मिलता है, फिर हम रिकमेंडेशंस देते हैं। पहली बार WHO एयर क्वालिटी गाइडलाइंस आपकी 1987 में सामने आई थी। इस तरह की रिपोर्ट पहली बार रिलीज़ की गई थी 1987 में। और ये गाइडलाइंस में गाइडेंस मिलती है आपको ढेर सारे पोल्यूटेंट्स के बारे में, जिसमें इंक्लूडेड है, ये आपको मालूम होना चाहिए, पर्टिकुलेट मैटर के बारे में ये बात करते हैं, ये ओजोन के बारे में बात करते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड के बारे में बात करते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये, उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में बात करते हैं, और कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में बात करते हैं। राइट, तो यहाँ पे देखिए, ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है। इसमें गाइडलाइंस स्टिपुलेट करती हैं दैट पर्टिकुलेट मैटर 2.5 जो है वो इंक्रीज नहीं होना चाहिए, जो भी यहाँ पे लिमिट्स दी हैं। तो ये थोड़ा सा फैक्ट बेस्ड भी है, आपको मालूम होना चाहिए। नाउ सो आपका स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। अब PM10 पार्टिकल के बारे में अगर हम बात करें, पार्टिकल PM10 इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका डायमीटर जो है वो 10 माइक्रोमीटर या उससे कम होता है। ये पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि आपके थ्रोट, नोज से आपके लंग्स में एंटर कर सकते हैं। एक बार ये एंटर करते हैं, लेकिन क्या ये आपके ब्लड स्ट्रीम में जाएंगे? अबाउट दैट वी आर नॉट श्योर, इसलिए मैंने इसको सही नहीं किया है। ठीक है, तो आपके लंग बैरियर यहाँ पे लिखा है कि लंग को क्रॉस करके ब्लड स्ट्रीम में जाएंगे, दैट वी आर नॉट श्योर। PM10 वाले ब्लड स्ट्रीम में नहीं जा सकते, लेकिन अगर इसकी जगह PM 2.5 होता तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो सकती थी, क्योंकि वो लंग से ब्लड स्ट्रीम में जा सकते हैं। लेकिन PM10 जो है वो लंग्स तक पहुंच सकते हैं, आपके ब्लड में नहीं जा सकते, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। राइट, और अब एक्सेसिव ओजोन इन द एयर कैन ट्रिगर आस्थमा, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ओजोन कॉन्सेंट्रेशन डायरेक्टली जो ह्यूमन बींग्स के आस्थमा अटैक्स हैं उनसे कनेक्टेड है। सो आई होप इस क्वेश्चन का अच्छे से डाइसेक्शन हमने किया, आपको समझ में आया होगा कि ये ऑप्शंस दोनों किस तरीके से सही हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। विद रेफरेंस टू गुची, समटाइम्स, या गुच्छी भी बोलते हैं इनको लोकल लैंग्वेज में, समटाइम्स मेंशन्ड इन द न्यूज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज अ फंगस, इट ग्रोज इन सम हिमालयन forest areas, it is commercially cultivated in Himalayan foothills of northeast India। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर अगर आपको मालूम है तो आप लिखिए, बाकी पॉज कर सकते हैं आप वीडियो को। करेक्ट आंसर मैं आपको बताती हूँ, इट इज़ 1 और 2। आपका ये जो C है ये करेक्ट है। इसका मतलब आपका स्टेटमेंट 1, क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट में करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी हैं, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो आर, लिखा नहीं है बट इट इज़ यहाँ पे करेक्ट ही पूछा हुआ है। ठीक है, सो and 2
1 एंड 2 करेक्ट है। बिल्कुल जो ये मशरूम्स हैं, गुच्ची मशरूम्स जो होते हैं, ये हिमालयन रीजन में ग्रो करते हैं, काफ़ी महंगे बिकते हैं। अगर आप इनको देखेंगे तो मशरूम की तरह होते हैं, बहुत स्पॉन्जी है, हनी कॉम जैसा टेक्सचर रहता है, फ्लेवर भी इनका बहुत अच्छा है। तो स्टेटमेंट 1 आपका बिल्कुल ठीक है, बिकॉज इट इज़ अ फंगस। ठीक है, और गुच्ची मशरूम जो है इसको बोला जाता है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, मॉर्चेला एस्क्यूलेंटा। ठीक है, ओके, और ये फंजाई से बिलोंग करता है। तो स्टेटमेंट 1 आपका बिल्कुल ठीक है। स्टेटमेंट 2 भी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि फुटहिल्स ऑफ हिमालयाज में आपको ये मिलेगा। लेकिन यहाँ पे देखो, इन्होंने लिखा हिमालयन फुटहिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। तो आपको मालूम होना चाहिए कि हिमालय सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में नहीं है। अगर आप JNK की बात करेंगे, आप शिमला हिमाचल वाले रीजन की बात करेंगे, तो वो भी हिमालयाज हैं, वहाँ पे भी ये पाया जाता है। तो इसलिए स्टेटमेंट 3 जो है वो गलत हो जाता है। आपको इन मशरूम्स के बारे में एक चीज़ और मालूम होनी चाहिए कि हम इनको कमर्शियली खुद से अगर लगाना चाहें तो नहीं लगा पाते हैं, कल्टीवेट नहीं कर पाते हैं, ये जंगलों में ही उगती है। ओके, ये चीज़ आपको इसके बारे में मालूम होनी चाहिए। थर्ड क्वेश्चन आप रीड कीजिए। With reference to polyethylene terephthalate, the use of which is so widespread in our daily lives, consider the following statements. Its fibers can be blended with wool and cotton fibers to reinforce their properties. Containers made of it can be used to store any alcoholic beverage. Bottles made of it can be recycled into other products. Articles made of it can be easily disposed of by incineration without causing greenhouse gas emissions. तो देखो, आजकल हम कुछ भी जलाएं, कुछ भी जलाते हैं तो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस होती ही होती हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। थोड़ा सा ना UPSC कॉमन सेंस भी डिमांड करता है। ठीक है, तो अगर हमको ये पता है कि 4th वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि हम कुछ भी मोस्टली जो जलाते हैं, आपकी ग्रीन कार्बन कहीं ना कहीं से निकलेगी, आपका ग्रीन हाउस गैस इमिशन होगा मोस्टली, राइट। सो यहाँ पे अगर 4th स्टेटमेंट आपका गलत है तो आपके 2 ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाते हैं। तो अब आपको चुनना है इसमें से और इसमें से, सॉरी, आपको चुनना है ना, A और B में से। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है A इज 1 and 3। ठीक है, 1 and 3, सो ऑप्शन A इज योर करेक्ट। अब ये जो PET है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग और सिंथेटिक फाइबर है, रेजिन है, पॉलीस्टर फैमिली जो पॉलीमर्स का है उससे बिलोंग करता है। तो स्टेटमेंट 1 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। इट कैन बी ब्लेंडेड विद वूल एंड कॉटन फाइबर्स, क्योंकि उसको स्ट्रेंथ देता है। इनको ड्यूरेबल प्रेस ब्लेंड्स बनाने के लिए, वूल कॉटन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। स्टेटमेंट 2 गलत है। ठीक है, स्टेटमेंट 2 गलत क्यों है मैं आपको बताती हूँ कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था कि अल्कोहल को आप PET बॉटल्स में नहीं बेचेंगे, क्योंकि ह्यूमन हेल्थ के लिए बिल्कुल सही नहीं है। अल्कोहलिक बेवरेजेस को बिल्कुल भी PET बॉटल्स में स्टोर नहीं करना चाहिए। ओके, स्टेटमेंट 3 करेक्ट है, क्योंकि आप इसको रिसाइकल करके बाकी प्रोडक्ट्स, क्योंकि यहाँ पे भी हम ब्लेंडिंग कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली रिसाइकल करने से हम बाकी प्रोडक्ट्स बना पाएंगे। तो देखिए, आपको काफ़ी 50% हेल्प तो सिर्फ एक स्टेटमेंट के गलत होने से यहाँ पे मिल जाती है। तो आपको मालूम चलेगा कि सही आंसर क्या है। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बर्ड। ये बहुत ईजी सा क्वेश्चन था, क्योंकि गोल्डन महासीर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही थी, और आपको मालूम है ये फिश है। ओके, दिस इज़ अ फिश। इसको फिशेज में भी टाइगर कहा जाता है। ओके, सो गोल्डन महासीर जो है, इसको माही भी बोला जाता है। ठीक है, सो ये फिश है, ये एक बर्ड नहीं है। इनमें से इट वाज एन इजी कैच, क्योंकि गोल्डन महासीर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही है। और ये जो बॉडी कलर है एडल्ट गोल्डन महासीर का, गोल्डन होता है ऊपर से, तो गोल्डन महासीर इसको कहा जाता है, राइट। अब ये जो बाकी के हैं, इंडियन नाइट जार, ये एक स्मॉल बर्ड है, ये बिल्कुल एक बर्ड है, साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है। स्पून बिल, अगेन इट इज़ ये थोड़ा सा टॉल बर्ड है। ओके, टॉल वाइट कलर का बर्ड रहता है ये। ओके, एंड वाइट इबीज जो है ये वेटलैंड्स में पाया जाता है। ओके, वेटलैंड्स जो होते हैं आपके मार्शेस, मैंग्रोव्स, एस्चुरीज, मड फ्लैट, स्वॉम्प्स, वहाँ पे ये पाया जाता है। शैलो एरियाज़ में, शैलो वाटर जहाँ पे रहेगा वहाँ पे आपको वाइट इबिस जो है वो देखने को मिलेगा।
नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। अब इनमें से कौन से नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स हैं, तो ये भी आपका इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में कवर होता है, साइंस में भी आता है। देखो नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात हम कब करते हैं, क्योंकि जो प्लांट्स हैं ये इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में आएगा, क्योंकि हम वहाँ पे प्रॉपर नाइट्रोजन साइकिल पढ़ते हैं, बहुत सारी साइकिल्स, ऑक्सीजन साइकिल, वाटर साइकिल, सल्फर साइकिल, फॉस्फोरस, कैल्शियम साइकिल पढ़ते हैं, तो नाइट्रोजन साइकिल भी आता है। तो नाइट्रोजन क्या है कि प्लांट्स डायरेक्टली नाइट्रोजन को नहीं ले पाते, तो पहले सॉइल में उनको फिक्स करना पड़ता है, नेचुरली फिक्स होती है, बहुत से मेथड्स हैं, आर्टिफिशियली भी आजकल होता है, बट मेजरली नेचर में होता है, और फिर प्लांट्स वहाँ से दे अपटेक नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है 1, 3 and 4, जो ये है 1, 3 and 4, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सबके बारे में मालूम होना चाहिए। पहले तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में पता होना चाहिए कि किस बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरियल स्पीशीज़ हैं, जैसे कि राइजोबियम हो गया, है ना, राइजोबियम, एजेटोबैक्टर हो गया, ये नाइट्रोजन को हमारे लिए फिक्स करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट न्यूट्रिएंट है। अब अल्फा जो है, पहले की अगर मैं बात करूं, इसको किंग माना जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। अगर आपने इसका एग्जाम्पल नहीं पढ़ा तो मतलब आपकी पढ़ाई में कमी है। इसको किंग ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन बोला जाता है, बिकॉज जितनी भी रेजिडुअल ऑक्सीजन होती है उसको कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट मैंने आपको बोला चिकपी सिग्निफिकेंट रोल निभाता है ये भी फिक्सेशन में, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को बहुत अच्छे लेवल पे फिक्स करता है। फिर मैंने आपको बोला क्लोवर, स्पेशली द रेड क्लोवर इसको बोला जाता है। सो ये नाइट्रोजन फिक्सिंग पेरिनियल प्लांट है, पूरे साल ये रहता है। अब बाकी जैसे यहाँ पे ये वाले स्पीशीज़ की हम बात करें, अमरंथ स्पीशीज़ जो है, दिस स्पीशीज इज कल्टिवेटेड एज लीफ वेजिटेबल, इसको लीफ वेजिटेबल की तरह लोग खाते हैं, सजावट के भी काम आता है, समर एनुअल वीड है, ओके। उसके बाद यहाँ पे कुल्फा, पोर्सलेन जो है, ये एक सक्यूलेंट प्लांट है, एक यूजलेस वीड है, बट मेडिसिनल प्लांट के तौर पे लोग इसको यूज़ करते हैं। अगर आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो मेडिसिनल प्लांट में इसका नाम आप पाएंगे। फिर स्पिनैक, ये तो आप साग की तरह जो खाते हैं हम, लेकिन स्पिनैक के साथ रेड क्लोवर या क्रिम्सन क्लोवर ग्रो किया जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। तो ये आपको ये 3 नहीं है, बाकी है, आपको मालूम होना चाहिए। सो ये आप इन्वायरमेंट में डिटेल में ढेर सारी जब एग्जाम्पल्स पढ़ते हो तो आपको ये आ जाता है, तो इट्स नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। बायोरॉक टेक्नोलॉजी भी बहुत न्यूज़ में रही थी, इसलिए एग्जाम में आई थी। किससे रिलेटेड है? रिस्टोरेशन ऑफ डैमेज्ड कोरल्स, डेवलपमेंट ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स यूजिंग प्लांट रेजिड्यूज, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरियाज ऑफ एक्सप्लोरेशन ऑफ शेल गैस, प्रोवाइडिंग सॉल्ट लिक्स फॉर एनिमल इन फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टेड एरियाज। सो यू नो, इसको कोरल्स के लिए, कोरल्स को रिस्टोर करने के लिए बायोरॉक टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया था। तो ओरिजिनली इसको 1976 में इन्वेंट किया था, जब भी किया था कि अगर हमको नेचुरल बिल्डिंग मटेरियल्स सी में रखने हैं तो बायोरॉक मटेरियल्स को उनमें गिना जाता है इस टेक्नोलॉजी को। तो इकलौता सस्टेनेबल मेथड है जिससे हम कोरल रीफ्स को मास एक्सटिंक्शन से बचा सकते हैं। तो कोरल्स के चक्कर में ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी बायोरॉक टेक्नोलॉजी। अगेन ये भी न्यूज़ में था, बहुत हिंदू में प्रॉपर आर्टिकल भी आया था, मैंने कवर भी किया था। आई थिंक दैट टाइम आई वाज टीचिंग इन सम अदर चैनल, तब मैंने इसको कवर भी किया था और पेपर में भी आ गया। मियावाकी मेथड, मियावाकी मेथड क्या है? प्रमोशन ऑफ कमर्शियल फार्मिंग इन एरिड एंड सेमी एरिड एरियाज, डेवलपमेंट ऑफ गार्डन्स यूजिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड फ्लोरा, क्रिएशन ऑफ मिनी फॉरेस्ट इन अर्बन एरियाज, हार्वेस्टिंग विंड एनर्जी ऑन कोस्टल एरियाज ऑन द सी सरफेस। सो राइट आंसर इज कि शहरों में छोटे छोटे फॉरेस्ट बनाने को हम मियावाकी मेथड बोलते हैं। देखिए वैसे फॉरेस्ट क्या है, सो यस दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। फॉरेस्ट क्या है? एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स असेंबलेज है बायोडाइवर्सिटी की, बहुत सारी स्पीशीज हम यहाँ पे देखते हैं। सो उसी को कॉपी मिमिक करने की कोशिश की गई है फॉरेस्ट को मियावाकी टेक्निक में, कि आप अर्बन जो शहरी एरियाज हैं वहाँ पे प्लांट्स को लगाइए, अपने बैकयार्ड में प्लांट्स को लगाइए। तो ये टेक्निक एक जापानीज बोटानिस्ट थे जिनका नाम था, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, अकीरा मियावाकी, ठीक है। वो ये टेक्निक लेके आए थे कि डेंस फॉरेस्ट हम शॉर्ट टाइम में कैसे बना सकते हैं। सो दिस इज बेसिकली अर्बन एफॉरेस्ट्रेशन आप इसको कह सकते हैं। तो मियावाकी जो पूरा प्रोसेस रहता है, इसमें क्या किया जाता है? पहले एग्जामिन किया जाता है, सॉइल की जांच परख की जाती है, उसका टेक्सचर देखा जाता है। फिर देखा जाता है एक पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पे हम प्लांट्स या फॉरेस्ट ग्रो करने वाले हैं, वहाँ पे किस तरह के स्पीशीज नेटिव हैं, जो उस हम बाहर से नहीं लेके आएंगे, है ना, जो वहाँ पे ऑलरेडी उगते हैं, उन को प्लांट किया जाता है।
फिर थर्ड में हम जो ग्राउंड रहता है उसको प्रिपेयर करते हैं प्लांटेशन के लिए, फिर हम प्लांटेशन जो है उसको स्टार्ट कर देते हैं, शुरुआत कर देते हैं, फिर फॉरेस्ट की नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स तक पूरी देखभाल की जाती है। तो सेल्फ सस्टेनिंग वेजिटेशन आपकी 2-3 साल में बन जाती है, तो आप इससे एफॉरेस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो प्लांट यहाँ पे 10 गुना ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करते हैं क्योंकि आप प्रॉपर सब चीज़ें देख परख के यहाँ पे प्लांटेशन कर रहे हैं। सो दिस इज़ द मियावाकी टेक्निक। सो आई होप ये लेक्चर आपको, ये सीरीज़ अच्छी लग रही है, क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे हैं और साथ साथ में हम रिवर्स इंजीनियरिंग तरीके से पढ़ भी रहे हैं, उसके बैकग्राउंड में जाके भी देख रहे हैं कि ये टेक्नोलॉजी क्या है, क्या यहाँ पे क्या सोच के यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा होगा। तो आप देखेंगे कि काफ़ी कॉमन सेंस लगा के भी ये टॉपिक्स आप कर सकते हैं। सो गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम। वैसे भी अभी आने वाला है, बाकी पीडीएफ आपको कॉमन मेरे टेलीग्राम से मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।